हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है आपका? तो बेटा आज हम कवर करने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो नया स्टडी मटेरियल आया, उसमें से बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर को उठा रहे हैं कि उसमें जो नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। हाँ, हो सकता है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो क्वेश्चन ऐड हुए हैं 2 या 3 वीडियो में कवर किए जाएं, बट हम स्टार्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन से ही आज करने जा रहे हैं। तो होपफुली ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल प्रूव होगा, तो आप अच्छी तरह से समझेंगे। और साथ-साथ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो एक तो पूरा देखें एंड तक, ठीक है? और क्वेश्चंस को कॉपी पे साथ साथ सॉल्व करें आराम से, एक एक स्टेप को खुद भी करके देखें। आओ जी बेटा, देखते हैं कौन से हैं नए क्वेश्चन। तो भाई ये राजी आपका स्टडी मटेरियल। इसमें जैसे टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन मैं पहले उठा रहा हूँ बेटा जी। इसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ वैसे मार्क कर रखा है, ये 7th ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये नए ही है। अब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट आ गए, वो ऐसा कुछ नहीं है सर। जो पास्ट आरटीपी एमटीपीज में कलेक्शन थी या थोड़े और एग्जांपल ऐड कर दिए गए, बट हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ नहीं है वो कवर करा दें। लो जी, कोई एग्जांपल नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले पढ़ लें। एंटिटी ए एंड एंटिटी बी प्रोवाइड्स अ कंस्ट्रक्शन सर्विस इन इंडिया, ठीक है। एंटिटी ए इज ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, नन ऑफ whom हैज ए कंट्रोल। मतलब काफ़ी लोगों के पास इसके शेयर्स होंगे, तो कोई डायरेक्टली उसमें कंट्रोल नहीं, पावर नहीं एक्सरसाइज कर पा रहा अपनी, जिसे हम स्कैटर्ड होल्डिंग्स कहते थे ना, वो है। एंड डज नॉट हैव अ कलेक्टिव कंट्रोल एग्रीमेंट। एंटिटी बी इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल मिस्टर राम। पहले तो इतनी बात लिख लेते हैं कि एक तो है एंटिटी ए, एक है एंटिटी बी। इसमें शेयर बहुत अलग अलग लोगों के पास हैं, मतलब कि इट कुड बी A1 A2 A3 A4 A5, इस तरह अलग अलग बंदे हैं। अब इसमें जो एंटिटी बी है उसका मालिक है राम, जिस तरह आपने पढ़ा, दोबारा एक बार देख लेते हैं। हाँ जी सर। एंटिटी बी इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल मिस्टर राम। और एंटिटी ए में क्या थी? स्कैटर्ड होल्डिंग। ओनर्स ऑफ द एंटिटी ए एंड बी हैव डिसाइडेड टू कंबाइन देयर बिजनेस। तो इन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को कंबाइन कर दिया जाए। ठीक है सर, करते हैं बात। द कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड इन द शेयर्स ऑफ एंटिटी बी। Entity B issues new share amounting to 40% of its issued share capital to its controlling shareholder Mr. Ram. अब एंटिटी बी ने क्या किया कि जो उसकी शेयर कैपिटल है उसका, मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल अब हो गया होगा शेयर इशू करने के बाद, उसका तकरीबन 40% राम को इशू कर दिया। अब बंदा कहेगा सर ये शेयर होल्डर ऑफ ए को नहीं इशू करना चाहिए था एक तरह से, कि आओ भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, तो अपने शेयर वो भूल जाओ, बिजनेस हमारे साथ ही करो, तो इसमें नए कॉम्बिनेशन में या एंटिटी बी में हिस्सेदारी ले लो। करना तो ऐसे ही चाहिए था। दोबारा पढ़ें। हाँ जी सर। दोबारा पढ़ लेते हैं। द कंसिडरेशन विल बी सेटल्ड इन द शेयर ऑफ एंटिटी बी। यहाँ ये लग रहा था कि ये शेयर अब शेयर होल्डर ऑफ ए को दिए जाएंगे, पर एंटिटी बी ने नए शेयर अमाउंटिंग टू 40% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल कंट्रोलिंग शेयर होल्डर को दे दिए, राम को। एंटिटी बी पहले ही राम चलाता। अब ये कंसिडरेशन के तौर पे जो शेयर दिए जाने थे वो भी राम को दे दिए। आगे राम ने क्या किया? राम देन ट्रांसफर द शेयर्स टू द ओनर ऑफ एंटिटी ए इन एक्सचेंज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ए। अच्छा, राम ने ये शेयर अपनी जेब में नहीं रखने बेटा, उसने इन शेयर होल्डर्स को दे देने कि आओ भाई आ जाओ, तुम हमारे साथ कंबाइन कर रहे हो, ये लो उसके लिए कंसिडरेशन। पर ऐसा लग रहा है राम तो जैसे एक डिपॉजिटरी की तरह एक्ट कर रहा है कि उसे शेयर दिए गए कि भाई तू उधर शेयर दे दियो। अभी तक तो यही लग रहा है। Ram then transferred the share to the owner of entity A in exchange of their interest in A. At this point, Mr. Ram controlled both the entities A and B, owning 100% of A, 71.42% of B. वो कह रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे राम दोनों कंपनियां एक तरह कंट्रोल कर रहा। 100% ऑफ ए ये वाला था, क्योंकि उसको जो शेयर दिए जाने थे वो पहले राम को दे दिए गए थे ना। ठीक है जी। और उसके बाद जो 71.42 है वो एंटिटी बी का वो मालिक बन के बैठा है। ठीक है, ऐसे वो बता रहा है। मिस्टर राम हैड ए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बोथ एंटिटी ए एंड एंटिटी बी बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। कहता है, क्या ये कॉम्बिनेशन एंटिटी ए और बी वाला कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल माना जाएगा? पहले बेटा जी थोड़ा जा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि ये कॉमन कंट्रोल वाली ट्रांजैक्शंस क्या होती थी, जिसमें हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाते थे, जो आपको याद हो। तो पहले कॉन्सेप्ट कहाँ पे है सर?
सर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल ये जी हमारे अपना हमेशा आपको पता है यही यूज़ होना है। 75 पेज पे मिल जाएगा नए वाले में। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस मतलब जो पूछ रहा है पहले देखो सही कि वो होता क्या था। मीनिंग पढ़ते हैं। कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बो means a business combo involving entity or businesses in which all combining entities or business are ultimately controlled by same party or parties before and after, and that control is not transitory. ट्रांजिटरी होता है टेम्परेरी, विच इज व्हाट नॉट परमानेंट। तो बिजनेस कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बो हम ये कहते थे कि भी जिसमें जो पहले कंट्रोल कर रहा है वही बाद में भी कंट्रोल करेगा, जिसमें वो मल्टीपल सब्सिडरीज को अपने में ही साथ क्लब कर लेना, ऐसे एग्जाम्पल भी दिए जाते थे। ठीक है। और ये जो कंट्रोल है वो पहले वाला वो ये नहीं होना चाहिए कि दैट इज ट्रांजिटरी। तो इस पे थोड़ी सी और पहले पढ़ो, थोड़ी चीजें देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, थोड़ा तुम्हें पुराना याद आएगा। तो यहाँ उसने कहा कॉमन कंट्रोल combination are most frequent. Broadly, these are the transaction in which entity obtains the control of business, but both combining parties are ultimately controlled by same party or parties before and after the combination. तो इसी में तो आपको पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। कहते हैं ये ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर होते हैं जहाँ सब्सिडरीज को बेसिकली अल्टीमेट पेरेंट जो है वो सेम ही रहता है, सब्सिडरीज को हेर फेर किया जाता है। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल जो आपने मॉड्यूल पहले जो हमारा रेगुलर क्लास में किया हो तो ये सारे एग्जांपल हमने किए हो भाई, ये चीज़ें कर रखी है हमने, देख रखी हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है जी। थोड़ा सा और पढ़ते हैं ताकि इन्होंने आंसर में एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वहाँ तक आपको जरूर करा दूँ। हाउएवर सच कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो अक्कर इन अदर वे। Careful analysis and judgment are sometimes required to assess whether such combination are covered by definition. In particular, बस ये पहला वाला पॉइंट जी, assessment is required as to whether common control is transitory. Transitory मतलब temporary, which is not permanent. ये ध्यान में रखना। The term transitory कहता है explained नहीं है स्टैंडर्ड में, चलो ये तो होता ही है। In our view, it is intended to ensure Ind AS 103 is applied when transaction that will lead to a substantive change in control is structured such that for a brief period before and after combo entity to acquired is under common control। कहता है ट्रांजिटरी वर्ड इसलिए लेके आए हैं कि भाई कि कुछ है जी ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं जहाँ ब्रीफ पीरियड के लिए लगा हो कि नहीं यार ये कॉमन कंट्रोल में है, बट वो ब्रीफ पीरियड के लिए था, तो वहां पे हमें 103 ही लगवाना है, हमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं लगाना है। इस पे इस क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले भी ये एक इलस्ट्रेशन बड़ी अच्छी है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेशन दे रखी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट ट्रांजिटरी वाला समझ आ जाएगा। देन हम उसके आंसर को भी देख लेंगे। एबीसी लिमिटेड हैज़ ए सब्सिडरी नेमली एक्स लिमिटेड विच वाज acquired on 1st of April। ठीक है। एबीसी लिमिटेड acquired all the shares of Y Limited on 1st of April 17। देन उसके बाद कहता है एबीसी लिमिटेड ट्रांसफर द शेयर्स इन वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड ऑन दिस डेट। तो एबीसी लिमिटेड की पहले से एक सब्सिडरी थी एक्स, ठीक है, फिर उसने सारे शेयर वाई के खरीद लिए, फिर वाई वाले शेयर चक के उसने एक्स को ही दे दिए। हाउ शुड द अबाउट ट्रांसफर ऑफ वाई इनटू एक्स, अल्टीमेटली वाई एक्स को गया, बी अकाउंटेड फॉर। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन पहले इंस्टीट्यूट दिखा रहा है कि पहले ऐसे था कि एबीसी के पास एक्स था, फिर एबीसी के पास कुछ समय के लिए एक्स और वाई दोनों हो गए, फिर उसके फाइनली क्या हुआ, एबीसी के पास एक्स है, एक्स के पास वाई है। अब भाई यही कहानी है कि जो एक्विजिशन ऑफ वाई है वो अब कॉमन कंट्रोल में माने या ना माने। कि कॉमन कंट्रोल क्या था कि जहाँ दोनों एंटिटी पहले भी और बाद में भी एक ही बंदे के कंट्रोल में हो उसे कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बो कहते हैं। तो सर आपको ये जो एबीसी वाई लिमिटेड को लेता खरीदता है एक तरह से, डेट्स वगैरह भी देखें आप, ठीक है, ट्रांजिटरी नहीं लग रहा आपको? इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिकली, लग रहा है कि नहीं? हाँ जी सर लग रहा है। बस इसी चीज़ का एनालिसिस करने लगे। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए ना तो इंस्टीट्यूट ने जो आपका अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर देना वो आपको अच्छा समझ आएगा।
और पढ़ो, अपेंडिक्स सी टू इंड एस 103 defines common control business combination as business combination involving entities or businesses in which all combining entities or businesses are ultimately controlled by same party और पार्टीज बिफोर एंड आफ्टर द बिजनेस कॉम्बो। मतलब जो बिजनेस कॉम्बिनेशन होने से पहले कंट्रोल करता था और जो बाद में उसे कंट्रोल करेगा वो सेम ही रहेगा, तभी तो उसे कॉमन कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पे अब इस पैरा में अगर आप जाते हैं तो ट्रांजिटरी वर्ड पे हम लेके आता हूँ कि अल्टीमेटली हमें इसका आंसर पता है कि यहाँ पे अगर ऊपर ऊपर से देखें तो आपको लग सकता है कि भाई देखिए वही पहले कंट्रोल कर रहा था जो बाद में कंट्रोल कर रहा, बट ये सर ट्रांजिटरी था। देखें ध्यान से, द वर्ड ट्रांजिटरी has been included as a part of Appendix C. The word transitory has been included in common control definition to ensure एक्विजिशन अकाउंटिंग लगे वहां पे दोज ट्रांजेक्शन को दैट लुक एज दे आर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल। मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे दिखाई देंगी कि भाई ये तो कॉमन कंट्रोल है, तो अगर कॉमन कंट्रोल है तो आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जाने की कोशिश करोगे, जबकि हम यहाँ क्या चाहते हैं, क्या लगे, एक्विजिशन अकाउंटिंग। तो इसलिए हमने एक वर्ड रखा है कि अगर वो कॉमन कंट्रोल ट्रांजिटरी हुआ तो भैया एक्विजिशन अकाउंटिंग ही होगी। तो ध्यान दें भाई, तू बल्ले बंधु, तो ये क्या कह रहा, एक्विजिशन अकाउंटिंग अप्लाइज टू दोज ट्रांजेक्शन दैट लुक एज दे आर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल बट इन फैक्ट रिप्रेजेंट जेन्युइन सब्टेंटिव बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब जैसे थोड़ी देर के लिए वाई एबीसी के पास आया, अल्टीमेटली एक्स में गया, देखा आपने। अब अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं देन इट इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, बट अगर आप देखें कि दैट वाज ओनली ए ट्रांजिटरी पार्ट, वो एक अनरिलेटेड था, वाई कोई और ही कंपनी थी जिसको हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया है और उसकी प्रॉपर एक्विजिशन अकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव, if intermediate step has been omitted, instead X Limited had been the ABC Limited group vehicle for the acquisition of Y, that is going straight to after the position, then X Limited would have been identified as acquirer, सीधा ही वो acquirer बनती। Considering X and Y are under common control, it might seem कि acquisition accounting यहाँ चाहिए नहीं, because वो specific requirement ऑफ कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बो, क्योंकि अपेंडिक्स में कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बो की बात करी गई है। अगर ऐसे सोचें कि एक्स और वाई कॉमन कंट्रोल में ही हैं, फिर आप एक्विजिशन अकाउंटिंग तो करेंगे नहीं। However, क्योंकि यहाँ कॉमन कंट्रोल क्या है, ट्रांजिटरी, इस वजह से एक्स लिमिटेड शुड बी आइडेंटिफाइड एज एक्वायरर, उसे हमें एक्वायरर मानना चाहिए, एंड शुड अकाउंट फॉर इट्स कॉम्बिनेशन इज वाई विद वाई यूजिंग एक्विजिशन अकाउंटिंग। This is because X would have applied the acquisition accounting for Y अगर X ने Y को सीधा खरीदा होता rather than through APC। ठीक है भाई, acquisition accounting cannot be avoided in financial statements simply by placing X and Y under common control shortly before transaction। मतलब इन्होंने एक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा दिखा दिया, ऑन पेपर ऐसा दिखा दिया कि एक्स एंड वाई अंडर कॉमन कंट्रोल आ गए हैं, पर वहां हमने पकड़ लिया अपेंडिक्स सी की मदद से कि वो ट्रांजिटरी कॉमन कंट्रोल था, इस वजह से अभी भी एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी। अब सर हमें क्वेश्चन पे ले आओ, ये सारा डायग्राम ये सब इसका बनाया गया था, तो इसका अब क्या आंसर है सर। सर मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ दूं, इसमें वही वाली बात है कि राम अल्टीमेटली वो ए को शेयर दे देगा ए के शेयर होल्डर्स को। तो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। अब जितना हमने इसके पीछे कॉन्सेप्ट लगाया, समझा है सारा कि कॉमन कंट्रोल क्या होता है, क्योंकि अब रेगुलर क्लास वाला फील तो नहीं ना यार, उतना टाइम तो मैं इस क्वेश्चन में ले नहीं सकता था, बट फिर भी मैंने आपको बैकग्राउंड दे दी सारी। ठीक है, अब उस सिचुएशन में ये साफ दिख रहा कि ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन नहीं है। पढ़ें, नो आंसर इंस्टीट्यूट बहुत शॉर्ट रख रहा है, दिस इज नॉट अ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल, ये वो नहीं है, कॉमन कंट्रोल नहीं है। मिस्टर राम कंट्रोल ऑफ बोथ द एंटिटीज वाज ट्रांजिटरी, कहता वो ट्रांजिटरी था। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज दैट बी हैज ऑब्टेन्ड द कंट्रोल ऑफ ए, और बी को अपनी अकाउंटिंग
एक्विजिशन अकाउंटिंग इंड AS 103 के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। तो ये पहला सवाल सर ठीक ठाक है, पर सर इसका जो आंसर आप पेपर में लिखना चाहते हैं बढ़िया वाला, तो प्लीज़ रेफर टू दिस एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ जो इन्होंने अपेंडिक्स पैराग्राफ ये वो सब मेंशन कर रखे हैं वो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, तो यहाँ से एक बार ये पैरा मैं आपके लिए दोबारा भी पढ़ देता हूँ। पिछली बार हमने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा था। अब देखें, एज पर पैरा 7 ऑफ अपेंडिक्स सी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर रिगार्डेड एज कंट्रोलिंग एन एंटिटी when as a result of arrangement they correctly have the power to govern its financial and operating policy, ऐसा हम होल्डिंग में भी कहते हैं, so as to obtain the benefit that ultimate collective power is not transitory, ये कहता है आपका अपेंडिक्स। पहला सम बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, ये इतना हिस्सा ये वाला तो प्लीज लिखना ही लिखना अगर वो पेपर में आए। ठीक है जी, फिर ट्रांजिटरी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाना, फिर केस स्पेसिफिक होके आंसर दे देना। चलो जी सर, अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन जी। 1st April, Alpha Limited acquired 80% of equity of Beta Private Limited in exchange of cash 300. ठीक है, ड्यू टू द लीगल कंपल्शन Beta Private Limited has to dispose of their investment by a specified date. Therefore, they did not have sufficient time to market Beta Private Limited to multiple potential buyer. देखो अभी तो हमें इतना समझ आया कि अल्फा ने 80% इक्विटी खरीद ली है बीटा की, कैश दिया 300 उसके बदले में। अब उसमें बता रहा है कि कोई लीगल कंपल्शन थी तो बीटा को अपनी इन्वेस्टमेंट्स कुछ डिस्पोज ऑफ करनी थी, इसलिए वो ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स के सामने मार्केट नहीं कर पाए। कई बार ये लगता है कि भाई ये रिवर्स लिखना चाहिए था, पढ़ो देखो क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर बीटा की ऐसी कोई परेशानी थी भी तो हमें उससे कोई परेशानी इस वक्त नहीं है। द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड इनिशियली मेजर्स द सेपरेटली रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी अज्यूम्ड एज ऑफ द एक्विजिशन डेट इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103, बिल्कुल सही। एसेट्स 500, लायबिलिटी 100। अल्फा लिमिटेड इंगेजेस एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट जिसने फेयर वैल्यू 20% NCI जिसे हम कहते हैं, बेटा यहाँ आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि जो NCI आपका होता है इसमें दो मेथड हो जाते हैं, एक तो यदि फेयर वैल्यू मेजरमेंट हो जाती है, दूसरी कौन सी होती है, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट के बेस पे। फुल गुडविल कॉन्सेप्ट, पार्शियल गुडविल कॉन्सेप्ट याद है। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट करवा ली गई है, 84 की वैल्यू उसकी है। अल्फा लिमिटेड रिव्यूड द प्रोसीजर इट यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द एसेट एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी अज्यूम्ड एंड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ NCI इन बीटा प्राइवेट लिमिटेड एंड कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। तो रिव्यू किया गया इस सारे प्रोसीजर का। देखो सर, अल्फा लिमिटेड ने अपना ये पहले फेयर वैल्यू मेजरमेंट करवा ली थी NCI की, अब वो रिव्यू भी कर रहा है। ठीक है, आफ्टर द रिव्यू इट वाज डिसाइडेड कि प्रोसीजर और रिजल्टिंग मेजर जो अप्रोप्रिएट है, ये पहला ना भी होता तो भी आप इसको अप्रोप्रिएट ही मान के चल रहे थे। कहता आप गेन या लॉस बता दो मेरे को एक्विजिशन पे, एंड ऑल्सो शो द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NCI इन बीटा प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मेथड लग जाता वो तो और भी आसान है। ठीक है जी, कोई बात नहीं सर, इसका भी अभी लो सोल्यूशन। देखो सर, पहले तो गुडविल पता कर ले, है ना भाई, ठीक लगता। ये नेट एसेट है आपके, 500 एसेट था और 100 लाइबिलिटी थी। कंसिडरेशन इतनी है, कंसिडरेशन NCI एट फेयर वैल्यू ये 384, बदले में नेट एसेट आ रहे हैं 400, तो ये गुडविल नहीं सर, बार्गेन परचेज आएगा। बिल्कुल आ रहा सर, ऊपर की लिखी हुई लाइनें भी पढ़नी है। देखो ये आपकी कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन, ये आपका NCI एट फेयर वैल्यू, कंपेयर दिस विद दी नेट एसेट्स। कंसिडरेशन बहुत इजी है, कोई डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं है, कोई कॉन्टिंजेंट नहीं है, नहीं तो अच्छे सवालों में तो वो सब होता। अब आइडेंटिफाइबल नेट एसेट यहाँ भी दिखा दिए इन्होंने, चलो जी सर इतना तो हम समझ ही गए थे, फिर उसमें सारी कहानी इतनी सबको आती होती है। अब यदि जर्नल एंट्री दिखाई जा रही है, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट व्हाट कम्स इन, पेमेंट जो आपने की, क्रेडिट, ठीक है, लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब उसके बाद NCI रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक, NCI आ गया 84, और उसके बाद जो आपका गेन है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा, बार्गेन परचेज, पता ही है आपको। अब कहता है भाई अगर यहाँ पे NCI को हम मेजर कर देते नेट एसेट्स के बेस पे, सर उससे क्या फर्क पड़ता है, 400 के नेट एसेट है उसका 20% 80 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन भाई ये 84 के बजाय ना यहाँ 80 से कर लो, तो ये 380 कंपेयर विद 400,
20 रह जाएगा, चेक कर लें। गेन ऑन बार्गेन परचेज वुड बी 20 पॉइंट्स। बिल्कुल ओके जी, जेन्युइन है ये भी, इजी क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बेटर है, ठीक है। ये आरटीपीस वगैरह में कवर्ड हैं ऐसे सवाल जो अभी आ रहे हैं, बट हम इसको पूरा अच्छे से करेंगे। एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर्स द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च। ऑन 1st of July, ABC Limited acquired 75% of equity share of JKL Limited and gained control of JKL issued shares। कितने दिख रहे हैं अभी? 1,20,00,000, बिल्कुल जी। डिटेल ऑफ कंसिडरेशन इज एज अंडर। एक बार दोबारा हो जाए। एबीसी लिमिटेड ने 75% इक्विटी शेयर खरीद लिए। इश्यूड शेयर है 1,20,00,000, उसका 75% उसने खरीद लिया। डिटेल ये, अब क्या क्या पेमेंट की सारा देखते हैं। ये हुआ कब था सर? 1 जुलाई। 1 जुलाई आ गया। एबीसी इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर अक्वायर्ड इन जीकेएल, मतलब 3 के बदले में 2, ठीक है, 2/3 लगा लेंगे सर। 1 जुलाई को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन एबीसी 6.5 है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन जेकेएल 6 है। सर देखिए, जब तक कंसिडरेशन की बात करेंगे उस वक्त जब वैल्यू लगानी है तो जो अक्वायरर है, अब इस केस में नॉर्मल अगर माने, रिवर्स एक्विजिशन अभी तक तो नहीं लग रहा, तो अक्वायरर एबीसी है, तो 6.5 पे वैल्यू करेंगे। इसका भी रोल है, आगे देखते हैं। ऑन 30 जून एबीसी लिमिटेड, अब ये देखिए डेट आगे जा रही है थोड़ी, कुछ डेफर्ड डुफर्ड पेमेंट की बात होगी यहाँ। एबीसी लिमिटेड विल मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 71,50,000 टू फॉर्मर ओनर ऑफ जेकेएल। कहता ये आपको हम तब देंगे कुछ 1 साल बाद तकरीबन, हु सोल्ड देयर शेयर ऑन द डेट, ये वाली डेट ही है। ऑन 1 July एबीसी वुड हैव टू पे एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% ऑन बोरिंग्स। सर डेफर्ड कंसिडरेशन है, डिस्काउंटिंग करके गुडविल की कैलकुलेशन में ले लेना। आज की डेट में यदि पीवी निकाल के उतना मानेंगे, बाकी फाइनेंस कॉस्ट में बुक होगा। और सुने, और डेट आगे जा रही है, 30 जून 2003 एबीसी लिमिटेड मेक अ कैश पेमेंट, मे मेक, अच्छा मे मेक पंगा यार, मे मेक का मतलब तो फिर कॉन्टिंजेंट है, ऑफ 3 करोड़ टू द फॉर्मर शेयर होल्डर हु सोल्ड देयर शेयर। पेमेंट इज कॉन्टिंजेंट अपॉन द रेवेन्यू ऑफ एबीसी ग्रोइंग बाय 15%। कहता है 2 सालों में अगर आपके रेवेन्यूज ग्रो हुए ना 15%, तो हम पेमेंट 3 करोड़ की और कर देंगे। कंटिंजेंट कंसिडरेशन पे भी रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली तो इसे फेयर वैल्यू पे लेना है, बाद में वैल्यू चेंज होएगी, कुछ करना है या नहीं करना, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा। 1 जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इज 2.5 करोड़। 31 मार्च फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन 220। अब 1 जुलाई को जिस दिन एक्विजिशन हुआ है, एक्विजिशन डेट है ये हमारी, कैरिंग वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट ऑफ जेकेएल इन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी was 6 करोड़। ऑन 1 July 11 द फेयर वैल्यू ऑफ दीज नेट एसेट was this much। तो भाई आपको ध्यान रखना पूरा, एक तो कैरिंग वैल्यू दे रखी है, घबराए ना, कैरिंग वैल्यू वो होती है जितने वो बुक्स में आ रहा है, फेयर वैल्यू उससे कम या ज्यादा हो सकती है, ज्यादा है, एक्विजिशन अकाउंटिंग होनी है, फेयर वैल्यू लगानी पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स रेट भी आ गया जी टेम्परेरी डिफरेंस के लिए, डीटीएल डीटीए भी सोचना पड़ेगा। ड्यूरिंग द 9 month पीरियड जेकेएल लिमिटेड हैज पुअर देन अब देखो, ये देखिए, ये आगे जा रही है डेट सर। अब इसमें कह रहा है जी उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, तो फिर ये सारा गुडविल इम्पेयरमेंट, इतना नहीं यार, इतना एकदम नहीं। पहले सिर्फ ना इसकी कंसिडरेशन की बात करते हैं अच्छे से, ठीक है। गुडविल वगैरह निकाल लें यार, इम्पेयरमेंट करवा दें, कोई नहीं, रुक जाए यार जरा। नीचे एंड करते करते उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर बोथ द मेथड परमिटेड बाय इंड AS 103 फॉर इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ एनसीआई। ओहो, ये तो 2 बार करवा गया। फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी होगी, अब फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी होगी, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट भी होगा। आ जाओ फिर सर, कोई बात नहीं। पहले सर आराम से ना, ये यहाँ तक आप सीखना अच्छे से, यहाँ तक ये हो गया एनसीआई एट फेयर वैल्यू, ये हो गया एनसीआई नेट एसेट, 2 मेथड जिस तरह अगले ने कहे करवाने हैं। तो सर पहले शेयर्स का हिसाब लगा लें पहले। हाँ जी सर, देखो सर ऐसा था,
आपने सारा तो खरीदा नहीं, 75% खरीदा। अब हमारे 1 करोड़ 20 लाख शेयर हैं यहाँ, इसका 75% कर लें, ठीक है, तो 90 लाख शेयर तकरीबन हमने खरीदे। उसका 2/3 कर दो। 2/3 क्यों? एबीसी लिमिटेड इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर इन जेकेएल, ठीक है, इससे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो ये सब किया इन्होंने। सर ये तो 12,000 लिख के बैठा, बेटा ये थाउजेंड्स में चला गया, कोई बात नहीं, चलने दो इसे। 75% इंटू 2/3। अब फेयर वैल्यू जो शेयर की है ना बेटा, मार्केट वैल्यू जो शेयर ऑफ एबीसी है वो लगना चाहिए इस पे। ये लो सर, लग गया जी बिल्कुल 6.5। ये पहला पॉइंट बिल्कुल ओके। हाँ जी सर। डेफर्ड कंसिडरेशन का क्या करना है सर? प्रेजेंट वैल्यू पे लेना। आगे प्रेजेंट वैल्यू पे सर। सर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का क्या करना है? सर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को लेना है फेयर वैल्यू पे, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। लिख दिया सर। अब बात आती है जी आपकी एनसीआई की। एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर देखिए, 12,000 में से 75 आपने खरीदे, 25 रहते हैं। कितने शेयर हैं? 3,000। अब अगर आपने ये फेयर वैल्यू वाला मेथड लगाना है, तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर फेयर वैल्यू दे रखी है। अब फेयर वैल्यू ध्यान से, मैंने कहा था ना कि इसका भी रोल है, ध्यान से चुनना किसकी फेयर वैल्यू लगेगी। सर जेकेएल लिमिटेड, उसके शेयर की फेयर वैल्यू 6 रुपए के हिसाब से। और जे आपको लगाना है नेट एसेट वाला मेथड, तो सर फिर थोड़ा या रुक जाओ, कोई नेट एसेट अभी तैयार करने रहते हैं। अभी यहां तक की रखो, ठीक है, आराम से चलो। अब यहां तक ये हो गया, ठीक है। अब ये समझेंगे तो फिर ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 68,000 कैसे आया? और सर इसके लिए पहले थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं पहले डाटा कैसा। सर देखो, जब हमने ये कंपनी खरीदी है तो कैरिंग वैल्यू तो बुक में 6 करोड़ है। हाँ 6 करोड़ ही है ना भाई, 6 करोड़ बिल्कुल जी, 600 लाख है। और फेयर वैल्यू इस दिन की है जी 700 लाख। रेट ऑफ टैक्स टू बी अप्लाई टू टेम्परेरी डिफरेंस, ये सब भी दे रखा है। आप बंदा तो कहेगा लो भी 700 लाख लिखो नेट एसेट यहाँ पे। इन्होंने थाउजेंड थाउजेंड में लिखने हैं, उस हिसाब से एडजस्ट करके, ठीक है ना, वो यहाँ 70,000 लिख देगा यहाँ पे। पर ये 68 कैसे हुए सर? सर वो रेट ऑफ टैक्स दिया हो ना टेम्परेरी डिफरेंसेस के लिए, बस वो टैक्स वाला एस लगा लो थोड़ा सा यार। डिटेल बनानी पड़नी है यहाँ पे, बनाई होगी जरूर, मैं चेक कराता हूँ तुम्हें। ये देखो सर, फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट थाउजेंड्स में लिख दी है, 7 करोड़ 70 हजार। अब हो क्या रहा है, उनकी बुक्स में 60,000 वैल्यू, ये कैरिंग अमाउंट है, और ये आप कह रहे हो जी 70,000 अपनी बुक्स में जब एंट्री दे रहे हो। तो द टैक्स बेस और जो कैरिंग अमाउंट है ना आपकी बुक्स में, वो डिफरेंट हो जाएगा, कि हम वो वही मानेंगे कि टैक्स बेस उसका वही है जो पहले चल रहा था 60,000। अब 70 के अकॉर्डिंग जब आप डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओगे वो डिसअलाउ होगी, तो जितना इसमें डिफरेंस है ना 10,000 का, ये आपके प्रॉफिट्स में नो डाउट बुक हो जाएगा, खर्चा आप बुक कर लोगे, बट वो वहाँ इनकम टैक्स में आपके काम नहीं आएगा, तो उससे टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी। अब टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी तो उस पर हमें डीटीएल बनानी पड़ेगी। तो 10,000 का किया गया 20%, 2,000। मॉड्यूल के पहले वाले जो पुराने क्वेश्चन है ना, उनमें भी एक अच्छे क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट है यार, जो एक कैरिंग अमाउंट का और फेयर वैल्यू का डिफरेंस होता है, उधर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, और टैक्स वाले केस में भी हमने काफी बार देखा। ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप ये भूल गए, या डीटीएल है या डीटीए है उसमें गड़बड़ कर गए, तो आपकी गुडविल के आंसर को खा जाएगा ये, अगर ये हिल गया। तो ध्यान रखें, 68,000 तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर 68 आ गया तो इधर से तो गुडविल का हिसाब किताब हो गया। अब बात आती है कि सर मेथड नंबर 2, अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को नेट एसेट्स पे वैल्यू करना है, सर नेट एसेट पे भी वैल्यू करवा देते हैं। तो वो 68,000 का आप कर दीजिए 25%, ये आ गया 17,000। ये एनसीआई एट नेट एसेट आ गया। बोलो, ही समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर। तो इससे आपकी गुडविल इतनी इतनी आएगी सर, वो फर्क 1,000 रुपए का आएगा, क्योंकि अगर एनसीआई को फेयर वैल्यू मेजर करो देन इट इज 18, अगर उसमें प्रोपोर्शनल नेट एसेट मेजर करो देन इट इज 17, तो 1,000 रुपीज डिफरेंस गुडविल में। अब ये इम्पेयरमेंट क्यों हो रही है?
ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने उस वक्त आपको पढ़ने नहीं दिया था, अब पढ़ा रहा हूँ। कहता है जी 9 महीने बीते हैं अभी, क्योंकि जुलाई में एक्विजिशन है तो मार्च आ गया है, तो JKL बड़ा पुअर परफॉर्म कर रहा है जितना एक्सपेक्टेड था। ऑन 31 मार्च इट वाज डिसाइडेड इट वाज नेसेसरी फॉर ABC टू रिकॉग्नाइज एन इम्पेयरमेंट लॉस। कहता हमें यहाँ एक इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा फॉर गुडविल अराइजिंग ऑन द एक्विजिशन, 10% ऑफ द टोटल वैल्यू कंप्यूटेड। कहता है जो वैल्यू आपने कंप्यूट किया उसका 10%, ये गुडविल है, इसका 10%, ये लीजिए सर। सर जिन्होंने जेन्युइनली करनी है ना ये चीज़ें मेरे साथ यूट्यूब के जरिए ही, उनको मैं एक एडवाइस दे दूं, बेटा एक एक क्वेश्चन लिख के जरा बनाओ, प्रॉपर सजा के, कॉपी साथ रखो तो मजा है। ठीक है जी। अब सर और क्वेश्चन होगा इस वीडियो में? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन और देखेंगे अगले वाला। उसमें ना आपकी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पे काफ़ी कहानी है, उसी बहाने हम कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे, जो आपको शायद इस क्वेश्चन में भी थोड़ी और मदद दे दे। आओ जी 10th क्वेश्चन देखेंगे। How should the contingent consideration payable in relation to Venus combo be accounted for on initial recognition and at subsequent measurement as per Ind AS in the following cases? पूछ क्या रहा है, पढ़े आराम से। कहता है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन जो बीनस कॉम्बिनेशन के वक्त हम पे करते हैं या पेबल होती है, उसकी इनिशियल अकाउंटिंग क्या करनी है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या करनी है। ठीक है सर, बिल्कुल। आइए सर पढ़िए। 1st April, A Limited acquired 100% interest in B as per the terms of agreement. Purchase price is payable in following two tranches, दो हिस्सों में। Immediate issuance of 10 lakh share of A Limited having a face value of INR 10 rupee. Further issuance of 2 lakh share after 1 year if may, ये बातें ध्यान से पढ़नी है। if may ऐसी बातें लिखिए तो contingent है। If the profit before interest and tax for first year following the acquisition exceed INR 1 crore। अच्छा, 2 लाख शेयर तब देंगे हम एक साल बाद अगर आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले साल में 1 करोड़ से ऊपर है। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 20 रुपी पर शेयर। फर्दर द मैनेजमेंट हैज एस्टिमेटेड दैट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की खाली 25 लाख रुपए माननी चाहिए। 2 लाख शेयर हैं, ऐसे तो आप 20 से मल्टीप्लाई करने चले, नहीं नहीं सर, देर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कि मे और मे नॉट पेबल टू द फेयर वैल्यू मेजरमेंट। प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट ये वो लगा के होती है, उस हिसाब से 25 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च कंपनी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सीड 1 करोड़। एज ऑन द 31 मार्च द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इज 25 रुपए पर शेयर। अब आगे जाके कहता है continuing with the fact pattern in A above except for, इसका मतलब ये तो आगे भाई एक और केस खड़ा कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें पहले केस को निपटा लेना चाहिए पहले। आइए सर इसमें देखते हैं क्या लिखा है, फिर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का मॉड्यूल में क्या लिखा वहां भी चलेंगे। आओ सर पढ़ो क्या कहता। पैरा 37 ऑफ इंड AS 103, एज पर इंड AS 103 जरूर लिखना पेपर में, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चनों का स्टार्ट थोड़ा थ्योरी से होता है। Interol provides that consideration in a Venus combination should be measured at fair value, yes, which should be calculated as acquisition date, fair value of asset transferred by acquirer, liability incurred to the former owner, equity interest issued। पता है जी सर ये तो सारा। अभी contingent consideration का बताओ। Further, para 39 provides that consideration the acquirer transfer in exchange of acquiry includes any asset liability रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टिंजेंट अरेंजमेंट। अच्छा जी, थोड़ा उस तरफ बात गई। अब ये बात जरूर लिख के आना पेपर में, अक्वायरर शैल रिकॉग्नाइज एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन एज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। ठीक है सर। विद रिस्पेक्ट टू द कंसिडरेशन obligation of acquirer under contingent arrangement are classified as equity or liability in accordance with Ind AS 32। कहता अब आपकी जो ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है ये दो फॉर्म ले सकती है कि इधर इट विल बी क्लासिफाइड एज एन इक्विटी और इट विल बी क्लासिफाइड एज ए लाइबिलिटी। ठीक है सर।
अब यहाँ बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये तो मॉड्यूल में फ्लो चार्ट भी बना हो, वहाँ भी ले जाऊँगा तुम्हें। ये सारा भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अदर एप्लीकेबल इंड एस दैट इज़ फॉर रेयर केसेस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। आपको मेन बात याद रखनी है कि कंटीजेंट कंसिडरेशन कैन ईदर बी क्लासिफाइड एज इक्विटी और लायबिलिटी। Further, para 40 provides acquirer shall classify obligation to pay contingent consideration that meets definition of financial instrument as a liability or equity on the basis of definition of equity instrument and financial liability, जो हम पढ़ते ही हैं। कहाँ पढ़ते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की चैप्टर में। कहता आप देख लो किस तरह की कंसिडरेशन है कि वेदर इट फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारा इतना लिखा हुआ है, तो इसको आप पेपर में कैसे लिखोगे कि भाई कंटीजेंट कंसिडरेशन मे टेक फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन क्राइटेरिया, ये सारा कुछ ना। अब इन द गिवन केस अमाउंट ऑफ पीसी टू बी रिकॉग्नाइज इनिशियली इज एज अंडर। ये बेटा वो शेयर जो हमने इशू किए, और ये कंसिडर कंटीजेंट कंसिडरेशन की क्या फेयर वैल्यू, बिल्कुल सही सर। पर बाद में अब मतलब कि जब बाद में चेंज आएगा या नहीं आएगा? सर देखो मैं अब ये ना आपको केस कौन सा करा रहा हूँ मैं आपको ये बता दूं। मैं ये वाले में तो जा ही नहीं रहा, मैं तो इससे ऊपर ऊपर हूँ। इसके अंदर सर ऐसा है, हमारे पास साफ है कोई ये लाइबिलिटी नहीं है, ये इक्विटी है। हमने सिंपली फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने हैं। देख रहे हैं कि नहीं? तो दिस कंटीजेंट कंसिडरेशन विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। अब देखते हैं फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे क्या बोला। द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ कंटीजेंट कंसिडरेशन पेबल फॉर बिजनेस कॉम्बो इन जनरल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट। वही सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली बातें शुरू होगी, जो रेजिडुअल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इंडेस 32 डिस्क्राइब्ड कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये होगा। अब मैं ये पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, ना ही हम पेपर में इतना लिखने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब देखो सर काम की बात। इन द गिवन केस acquirer has obligation to issue fixed number of share on fulfillment of contingency. द कंसिडरेशन विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। अंडरलाइन कर लो भाई इसको। फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और वो जब वो प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर होगा ऐसा कुछ लिखा हुआ वहाँ, फिक्स है शेयर की नंबरिंग, तो इसे हम इक्विटी मानेंगे। एज पर पैरा 58 ऑफ इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बो, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन क्लासिफाइड एज इक्विटी को रीमैयर नहीं किया जाएगा, एंड उसकी सब्सिक्वेंट सेटलमेंट विद इन इक्विटी ही रहेगी। तो ध्यान रखें कि बाद में शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हेयर द ऑब्लिगेशन टू पे कंटिंजेंट कंसिडरेशन 25 लाख रुपए इज रिकॉग्नाइज एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी, और इसकी रीमेजरमेंट होनी ही नहीं है। जितने में भी शेयर बाद में ट्रेड होता हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इफ़ इट इज़ इक्विटी तो इट इज़ नॉट टू बी रीमेजर्ड। ठीक है। तो पहले तो आप ये जवाब देंगे पहले पार्ट में, फिर मॉड्यूल बेस्ड कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन भी पढ़ाने वाला हूँ इसी लेक्चर में। अब सर मैं दूसरा पार्ट देख लूँ कि इसने दूसरे पार्ट में बनाया क्या है। सर वहाँ ये कहता है कि आप फर्स्ट कंटिन्यू विद द फैक्ट पैटर्न इन ए अबाउ एक्सेप्ट फॉर। यार अब ये पॉइंट बदलने भाई साहब ने, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड आफ्टर 1 ईयर इज नॉट फिक्स्ड। अच्छा, शेयर कितने देंगे ये पता नहीं है। रादर ए लिमिटेड इज टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर हैविंग ए फेयर वैल्यू इक्वल टू 40 लाख आफ्टर 1 ईयर। सर पहले इन्होंने पता क्या कहा था कि हम आपको शेयर दे देंगे, कितने शेयर दे देंगे वो यहाँ फिक्स था। फर्दर 2 लाख शेयर इशू कर देंगे अगर 1 करोड़ से ज्यादा कमाई होगी। ठीक है। अब ये पता क्या करें कि भैया हम ना आपको इतने शेयर इशू कर देंगे जिनकी वैल्यू 40 लाख हो। अब अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडिया से याद करें तो दे आर यूजिंग दी इक्विटी शेयर एज ए मनी। याद है मैं हमेशा कहता था कि वेरिएबल में तो आप शेयर को पैसे के तौर पे यूज कर रहे हो ना, कि 40 लाख की पेमेंट करनी है, चाहे वो 2 लाख शेयर में हो, चाहे 3 लाख में हो, चाहे 3,25,000 इशू करने पड़ जाए। ठीक है। नाउ दे आर यूजिंग द इक्विटी एज ए मनी। ऐसे में सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानी जाएगी। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एक्विजिशन एक्सीड 1 करोड़, ए लिमिटेड इशूड द शेयर, ए लिमिटेड इशूड द शेयर विद रुपीज 40 लाख आफ्टर अ ईयर। तो पार्ट 2 में सर बात बदलने वाली है। अब याद रखें, मैं दो बातें आपको बता दूं। एक तो हमें करनी है इनिशियल मेजरमेंट कंटिंजेंट कंसिडरेशन की, वो तो होनी है फेयर वैल्यू पे। फिर अगर उस पे नाम लग गया कि ये इक्विटी है,
तो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती ही नहीं है। पर अगर नाम लगा कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी होगी। आओ सर, पर पहले इनिशियल मेजरमेंट ही होगी फेयर वैल्यू पे। आओ सर देखो, ये द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन वुड बी एज अंडर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा आपको, चेक कर लीजिए अच्छी तरह। 2,25,00,000 वहीं का वहीं पड़ा, 2,25,00,000। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कंटिंजेंट कंसिडरेशन विल बी क्लासिफाइड एज लायबिलिटी एज पर पैरा। फिर वही लिखा है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन नॉट क्लासिफाइड एज इक्विटी, मतलब जो इक्विटी नहीं है। पहले बात आ रही थी जो इक्विटी है, जो इक्विटी है वो तो रीमेजर हो ही नहीं रही थी। अब जो इक्विटी नहीं है वो सुनो, शुड बी रीमेजर्ड एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। और चेंज इन फेयर वैल्यू को पी एंड एल में बुक करते जाओ भाई। फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट मिलना है भाई। वैल्यू चेंज हो रही है हर एक रिपोर्टिंग डेट पे, पी एंड एल में जाएगा प्लस माइनस। 31 मार्च को जाके लायबिलिटी वुड बी रीमेजर्ड एट फेयर वैल्यू। कोई प्रॉफिट हो गया, देखो आपने तो यही कहा था शुरू से कि 40 लाख रुपए के शेयर दे देंगे, इतने शेयर दे देंगे जिनकी वैल्यू 40 लाख हो। पर इनिशियली हमने उसकी वैल्यू फेयर 25 लाख लगाई थी। बट नाउ द प्रॉफिट हैज बीन अचीव्ड, तो शेयर तो 40 लाख की देने पड़ेंगे। पर हमने तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन को 25 लाख मानना होता सर। फिर क्या बात है सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, रीमेजर कर ले, लॉस बुक कर ले बेटा जी 15 लाख रुपए का इन पी एंड एल में। ये बात है, ठीक है जी। अब कितने शेयर इशू करने हैं भाई, वहां तक भी चले गए। कह रहे इतने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 25 रुपए से डिवाइड करके, प्रीमियम भी बता रहे हैं 10 रुपए फेस वैल्यू। तो ये कहानी है। अब अगर आप कहें कि सर ये मॉड्यूल में है सारा, सर मॉड्यूल में हमेशा होता है, बच्चा वहां तक ना पहुंचे वो बात हमेशा पॉसिबल है। तो ले आओ जी, कंटिंजेंट कंसिडरेशन का भी एक ब्रीफिंग मॉड्यूल में से दे दें। किसी ने पूरा डिटेल में पढ़ना हो पढ़ सकता है, पर सर एग्जाम में याद रखिए मेन मेन चीजें लिखनी आनी चाहिए उस दिन। ये देखिए सर, ये है कंटिंजेंट कंसिडरेशन। इसमें ये कहता है कि इनिशियली उसे फेयर वैल्यू पर मेजर करो, और अगर वो इक्विटी है उसको रीमेजर करो ही ना। सब्सिक्वेंट सेटलमेंट विद इन द इक्विटी हो है। और अगर वो क्लासीफाई होती है, इक्विटी नहीं बनती है, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, तो विद इन द स्कोप ऑफ इंड एस 109 या आउटसाइड द स्कोप, वो बहुत आगे जाने वाली बातें हैं। फेयर वैल्यू मेजरमेंट होगी ईच रिपोर्टिंग डेट पे, और चेंज को पी एंड एल में रिकॉग्नाइज करना। अब हमने 2 केस किए जहाँ फिक्स नंबर ऑफ शेयर थे, वो क्लासीफाई होगी थी एज ए इक्विटी, उसकी रीमेजरमेंट नहीं हुई। और जहाँ अमाउंट फिक्स था कि 40 लाख रुपए की वैल्यू शेयर्स की फॉर्म में पे करेंगे, वहां वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बनी और उसकी रीमेजरमेंट भी हुई। ठीक है सर, क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कहाँ तक पहुंच गए इसके। सर ये आपने आज 10 तक पहुंचा दिया। ठीक है जी, बाकी 1-2 क्वेश्चन, ये लास्ट वाला काफ़ी लेंथी भी लग रहा है, ये अगले वीडियो में कवर करते हैं। अच्छी तरह से इसे करो भाई, कॉपियाँ लगाओ अपनी और उस पर लिखो भी। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। ओके जी।